Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in this particular part, we'll start our discussion about new chapter. That is chapter number 5. We will discuss about it how Euclid explains us geometrical terms. Or I say, well, in this chapter, we'll discuss about how Euclid explain us about geometry. So, in the chapter, I'll introduce you about Euclid definitions, some postulates, and some axioms that are defined by Euclid. So, without wasting some more time, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो अब बात कर रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो आखिर में ज्योमेट्री है क्या। तो बेसिकली ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो भी हम ड्रॉ करते हैं उन सभी के बारे में। यस या नो, यानी उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, उन सभी के रेफरेंस में कुछ अगर हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फॉलोअप्स हैं तो वो है क्या, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम पढ़ते हैं सब ज्योमेट्री में। यस या नो, ठीक है। और अगर बात की जाए वर्ड ज्योमेट्री की तो अगर देखें वर्ड ज्योमेट्री खुद ही आपस में क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं। यस या नो, वेयर जियो रेफरेंस टू लैंड एंड जो मेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से लिया गया है और जिसका मतलब होता है मेजरिंग। यस या नो, तो अगर देखा जाए ज्योमेट्री वर्ड खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, मैं लैंड को मेजर कर रहा हूं। यानी कि अगर देखा जाए ज्योमेट्री वर्ड को अगर रेफरेंस किया जाए तो बेसिकली हम जब ज्योमेट्री में क्या कहें, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं किस तरह से हम लैंड को मेजर कर सकते हैं। यस या नो, क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो ज्योमेट्री टर्म्स हमारे पास में बहुत, या मैं बोलूं ज्योमेट्री की जो स्टडीज है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से की गई है। इजिप्ट, इंडिया एंड मेनी मोर कंट्रीज, वहां पे अलग अलग फॉर्म्स में ज्योमेट्री को एक्सप्लेन और ज्योमेट्री की हेल्प से उन्होंने आगे फर्दर स्टडीज की है। कैसे बोला सर? देखो, जब बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे हम इजिप्ट के बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब नाइल रिवर के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी तो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थे उन सभी को क्या किया था, उनकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया गया था ताकि उनके ऊपर फ्लड का कोई ज्यादा इंपैक्ट ना हो सके। और भी मेजर तरीके से यूज किया गया था, जैसे जब पिरामिड का स्ट्रक्चर हुआ था तो पिरामिड किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं, या पिरामिड की जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो कैसे क्रिएट हो सकती है, इसके लिए भी ज्योमेट्री का यूज किया गया था। साथ के साथ अगर बात की जाए कि हमारे पास में जो हमारे पास में ट्रंकेटेड पिरामिड्स होते हैं ना कुछ इस तरह के, तो इनकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी ज्योमेट्री का ही यूज होता है। कैसे नो, ये सब हम उन्होंने क्या करा था, एशियंट इजिप्शियंस ने इसकी स्टडी की थी बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। कैसे नो, आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो ज्योमेट्री हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत मेजर इंपैक्ट था। कैसे बोला सर? उन्होंने जो भी अपनी सिविलाइजेशन क्या करी थी, स्टैब्लिश करी थी, उस सिविलाइजेशन के अंदर भी एक बहुत बड़ी बात थी क्या, कि उन्होंने जितने भी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाए, जितने भी हाउसेस बनाए, जितने भी रूम्स बनाए, उनके अंदर जो ब्रिक्स यूज की गई थी उनको भी एक सर्टेन रेशियो के अंदर यूज किया गया था। यस या नो, यानी कि ज्योमेट्री टर्म्स या मैं बोलूं ज्योमेट्री की स्टडीज या ज्योमेट्री का यूज बहुत पिछले टाइम से चल रहा है। यस या नो, यानी पुराने टाइम से हम ज्योमेट्री को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं हमारे इसमें, हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं वैदिक पीरियड में भी। कैसे? वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बहुत मेजर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है श्रीयंत्र। अभी श्रीयंत्र कैसे बनता है? श्रीयंत्र बनता है 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की हेल्प से। 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल को इस तरह से जोड़ा जाता है कि उनकी हेल्प से 43 स्मॉलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यस या नो, तो यानी कि अगर देखा जाए तो हम ज्योमेट्री का यूज क्या कर रहे हैं, एशियन टाइम से यूज कर रहे हैं। यस या नो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले, या मैं कहूं सबसे पहली एक प्रूवन स्टेटमेंट ज्योमेट्री के अंदर जो दी गई थी वो थील्स के थ्रू दी गई थी। थील्स ने क्या कहा था कि हमारे पास में कोई भी एक सर्कल है। यस या नो, देखा जाए सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन ये पास हो रही है, या मैं ये कहूं ये जो लाइन पास हो, ये सेंटर से जो इसके सर्कमफेरेंस को टच करती है, ये डायामीटर होती है ना। तो ये जो डायामीटर है ना किसी भी सर्कल का, वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देता है। ये पहला स्टेटमेंट, ये क्या है, ये हमारे पास में पहली प्रूवन डेरिवेशन है जो थेल्स ने हमें दी थी। क्या कहा था कि कोई भी डायमीटर किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देता है। यस या नो, और ये स्टेटमेंट हमें किसने दिया था? थेल्स ने। क्लियर है?
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? यूक्लिड की। अब यूक्लिड ने क्या कहा? जितने भी एशियन टाइम्स में जितनी भी स्टडीज़ थी, उनके जितने भी फॉर्म्स उनको क्या करा? थोड़ा इलैबोरेट किया, थोड़ा समझा और उनके रेफरेंस में उन्होंने क्या करा? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ यूनिट क्या दी? या हम ये कह सकते हैं उन्होंने उन सारी नॉलेज का यूज़ करके अपने खुद के रेफरेंस में कुछ थीसिस दिए। वो क्या दिए? और उन्होंने उस स्टेटमेंट या मैं बोलूँ उन्होंने जो बुक लिखी या उन्होंने जो लेख लिखे, उनको उन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स। यस या नो? और ये जो एलिमेंट्स थे, ये 13 चैप्टर्स में डिवाइड थे। ये एलिमेंट्स कितने में डिवाइड थे? 13 चैप्टर्स में। और ईच चैप्टर क्या कंसीडर किया जाता है? एज अ हैंडबुक। यस या नो? यानी यूक्लिड ने क्या करा? खुद के रेफरेंस में एक थीसिस लिखी, उन थीसिस का नाम दिया उन्होंने एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स में 13 चैप्टर्स थे और उसके रेफरेंस में उन्होंने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है? आगे चलते हैं। बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की। तो बेसिकली यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? हमारे पास में एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम जो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड थे ना, उनकी थीसिस या उनके एग्जाम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो यानी यूक्लिड ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प से ज्योमेट्रिकल टर्म्स या ज्योमेट्री के रेफरेंस में जानकारी देते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। बात की जाती है यूक्लिड की डेफिनेशन की, तो उनकी जो एलिमेंट्स की बुक थी, उनके रेफरेंस में यूक्लिड ने क्या कहा? 13 डेफिनेशंस दी थी। क्या कही थी? उन्होंने अपनी जो बुक थी या उनकी जो थीसिस थी, उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी थी। किन-किन की? उन्होंने पॉइंट, लाइन, स्ट्रक्चर, एनी शेप एंड मेनी मोर थिंग्स क्या दी थी उन्होंने? डेफिनेशंस दी थी। बात करते हैं उन्हीं डेफिनेशन में से। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की, जो कि है एक पॉइंट की। अ पॉइंट इज समथिंग दैट हैज नो पार्ट्स। यानी अगर देखा जाए पॉइंट क्या है? एक सिंगल थिंग है। यस या नो? इसके पास और कोई पार्ट नहीं है। यानी देखा जाए तो पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। पॉइंट ना तो क्या है? हॉरिजॉन्टली है, ना ये वर्टिकली है, ना ये हमारे पास में फॉरवर्ड है। हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर 3 में। तो देखा जाए पॉइंट एक डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट है। यस या नो? ये किसने कहा था? यूक्लिड ने फर्स्ट डेफिनेशन में कहा था कि पॉइंट इज समथिंग दैट हैज नो पार्ट्स। यानी इसको आगे कहीं भी मूव कर नहीं सकते। यानी एक सिंगल एक पोजीशन है। यस या नो? यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा है? डायमेंशनलेस है। आगे उन्होंने क्या कहा? अ लाइन इज अ लेंथ विदाउट विड्थ। बेसिकली लाइन क्या है? अगर कोई भी आप देखो बॉक्स लो या कोई भी आप 2D स्ट्रक्चर लो ना, तो उस 2D स्ट्रक्चर में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो बेसिकली लाइन क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें केवल क्या है? एक, या मैं बोलूं उसके पास विड्थ नहीं है, या मैं बोलूं एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। यस या नो? देखा जाए तो लाइन क्या है? एक ऐसा मेरे पास में बॉक्स है जिसके पास में विड्थ है ही नहीं। अगर विड्थ नहीं है तो यानी ये वन डायमेंशनल ही है। यस या नो? तो बेसिकली उन्होंने क्या डिफाइन किया लाइन को? एक लाइन एक ऐसा बॉक्स है या एक ऐसी सरफेस है जिसके पास में कोई भी विड्थ नहीं है, केवल लेंथ है। यस या नो? क्लियर है? आगे बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। क्या कहा उन्होंने? एक ऐसी लाइन, क्या? देखो, उन्होंने ये कहा कि जो भी लाइन है आपके पास में, लाइन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, किसी एक पॉइंट पे एंड होती है। यस या नो? तो कोई भी लाइन हो, उसके स्टार्टिंग और जो एंड है, या मैं बोलूं जो उसका स्टार्ट और एंड है, ये हमेशा हमारे पास में पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? किसी भी लाइन के स्टार्ट और एंड क्या होते हैं मेरे पास में, या मैं बोलूं एंड्स ऑफ अ लाइन आर ऑलवेज पॉइंट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। यानी कोई भी लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे एंड होती है। यस या नो? आगे चलते हैं। अब अगर आगे डिस्कस करें तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन किया? एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है दैट लाइज फ्लैट ऑन इटसेल्फ विद द पॉइंट्स ऑन इट। यानी स्ट्रेट लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन है जिसके सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर हैं। यस या नो? यानी यहाँ पे कोई भी टर्न नहीं है। अब बात करते हैं सरफेस की। उन्होंने सरफेस को कैसे डिफाइन किया? बेसिकली सरफेस क्या है हमारे पास में? एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया उन्होंने। क्या डिफाइन किया उन्होंने? कि सरफेस आपके पास में एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे पास केवल दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ और एक विड्थ। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जहां पे क्या है? लेंथ और विड्थ आ जाती है, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं? एक सरफेस कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी बॉक्स का है, मैं बोलूं अभी करंटली आप मुझे देख रहे हो तो आप एक 2D स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आप एक सरफेस पे देख रहे हो। यस या नो? आगे चलते हैं, बात करते हैं एजिस की। तो बेसिकली एजिस है क्या? तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में अगर आप कंसीडर करो, ढंग से देखो, तो देखो 4 पॉइंट्स हैं। तो देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए तो एक बॉक्स बन जाएगा।
यस या नो? तो ये क्या है, किसी भी सरफेस के अंदर जो ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, एजेस कहा जाता है। यस या नो? यानी किसी भी सरफेस के अंदर जो लाइंस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। ये बात इन्होंने अपनी 6th डेफिनेशन में एक्सप्लेन करी। 7th डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि एक प्लेन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जो क्या है, फ्लैट, लाइज फ्लैट ऑन इटसेल्फ विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट। यानी प्लेन क्या है, इन्होंने क्या कहा, प्लेन बेसिकली एक स्ट्रक्चर है या एक ऐसा 2D सरफेस है जो खुद ही पे लाई कर रहा है स्ट्रेटली विदाउट एनी कर्व्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। उन्होंने 8th डेफिनेशन दी। बात समझ में? ऐसे करके उन्होंने और भी डेफिनेशंस, बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे करके उन्होंने और भी डेफिनेशंस दी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इनकी कुछ डेफिनेशंस देने की वजह से कुछ मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम हुई, और जो हमारे पास में प्रॉब्लम हुई ना यूक्लिड डेफिनेशन से, और उन जो हम या कहें जो टर्म्स, या मैं बोलूँ एक ऐसी टर्म्स जिनकी अगर हमने डेफिनेशंस दी थी, उन टर्म्स के रेफरेंस में क्या है, अदर मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम हुई, या मैं ये कह सकता हूँ वो इनकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और जो टर्म्स, या हम कहें ऐसी टर्म जिनकी डेफिनेशन से इन्हें प्रॉब्लम हुई, या उन टर्म्स के रेफरेंस में हमने क्या कहा, इश्यूज रहे, तो उन टर्म्स को हमने कहा अनडिफाइंड। क्या कहा? अनडिफाइंड। बेसिकली कैसी टर्म्स, बेसिकली कोई भी पॉइंट की डेफिनेशन, लाइन की जो डेफिनेशन थी, एंड प्लेन की जो डेफिनेशन थी, ये जो हमारे पास में डेफिनेशन थी ना, पॉइंट, लाइन और प्लेन की, ये डेफिनेशन से क्या हुई, बाकी मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने क्या कहा, जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक रीजन दिया, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, डिफाइन करते हो, तो उसके रेफरेंस में उनके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। आप जब बाय प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करोगे, तो उन बाय प्रोडक्ट्स के भी बाय प्रोडक्ट्स के आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करने पड़ेगा, और उसकी वजह से एक लॉन्ग चेन ऑफ डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और उसके रेफरेंस में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जो टर्म्स एक्सप्लेन करी हैं, ये वैसे तो क्या है, अनडिफाइनेबल है। तो इन्होंने कुछ टर्म्स को क्या कर दिया, ये इनकी जो डेफिनेशंस थी, या मैं बोलूँ इनकी कुछ ऐसे टर्म्स की डेफिनेशन थी जिनसे बाकी मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम हुई, उन या कहें हम उन जितनी भी टर्म्स से हमें क्या हुआ, रेफरेंस, या मैं बोलूँ रेफरेंस इश्यू पड़ा, उन सारे टर्म्स को हमने क्या डिफाइन करा, अनडिफाइंड डिफाइन किया। यस या नो? यानी उन सारी टर्म्स को हम क्या कह रहे हैं, अनडिफाइंड कह रहे हैं, जिनके रेफरेंस में हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पॉइंट की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन, और एक प्लेन की डेफिनेशन। आगे कंटिन्यू करें? ठीक है। अब बात करते हैं यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में कहा था। बेसिकली पोस्टुलेट्स हैं क्या? तो पोस्टुलेट बेसिकली एक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो क्या यूज किए जाते हैं, वो अज्यूम किए जाते हैं कि वो क्या होंगे, ट्रू ही होंगे, या मैं ये कह सकता हूं पोस्टुलेट बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, और हमें पता है बाय कॉमन सेंस कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है? और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, या मैं बोलूँ एक ऐसे स्टेटमेंट जो हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स, या मैं बोलूँ एक्सपीरियंस से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं नेचर में कि ये स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू ही है। या बेसिकली हम कह रहे हैं पोस्टुलेट एक ट्रू स्टेटमेंट है, साथ के साथ पोस्टुलेट्स वो स्टेटमेंट है जो ज्योमेट्रिकली लिंक्ड है। यानी जितने भी टर्म पोस्टुलेट्स क्या है, यूक्लिड ने यूज करे, तो पोस्टुलेट बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो अज्यूम किए जाते हैं वो क्या है, ट्रू है, बट स्पेसिफिकली वो रिलेट किससे करते हैं, ज्योमेट्री से। तो यानी यूक्लिड ने कहा कि जो टर्म पोस्टुलेट्स मैं यूज कर रहा हूं, वो बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए यूज कर रहा हूं, या मैं कह रहा हूं मैं जो टर्म पोस्टुलेट्स यूज कर रहा हूं, ये वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से लिंक है। क्लियर है? यानी पोस्टुलेट्स ट्रू स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट्स क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है, बट वो किससे लिंक है, वो ज्योमेट्री से लिंक है। यानी ऐसे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, यानी ऐसे जितने भी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जो क्या है, ज्योमेट्री से लिंक है, उनको हमने टर्म क्या डिफाइन कर दिया, पोस्टुलेट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सियम्स की। तो बेसिकली एक्सियम्स भी मेरे पास में एक ट्रू स्टेटमेंट ही है, यानी ये भी मेरे पास में क्या है, एक ऐसे ट्रू स्टेटमेंट है जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एविडेंट है, बट ये क्या है, ये हमारे पास में ज्योमेट्रिकल से, या मैं कहूं ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली लिंक नहीं है, यानी डायरेक्टली ज्योमेट्री से लिंक नहीं है। यानी एक्सियम्स को हमने कैसे डिफाइन किया, एक्सियम्स बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ज्योमेट्री से डायरेक्टली क्या है, लिंक नहीं है, बट ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स तो है ही। यानी हम कह सकते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट्स जो क्या है, सेल्फ एविडेंट है, यस या नो, बट क्या है, वो ज्योमेट्री से क्या है, स्पेसिफिकली लिंक नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को, या मैं कहूँ ऐसे स्टेटमेंट्स को
हमने क्या डिफाइन किया, हमने कहा ऐसे स्टेटमेंट्स के टर्म को हमने डिफाइन कर दिया एज एक्सियम्स। कैसे स्टेटमेंट्स, जो क्या है ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, साथ के साथ वो ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली लिंक नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम कह सकते हैं मैनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर देखा जाए एक पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट ज्योमेट्री से नहीं है ना, ये तो नॉर्मल जनरलाइज स्टेटमेंट है। यस या नो, ऐसे मतलब ऐसी टर्म को हमने क्या डिफाइन किया एज एन एक्सियम। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फॉर एक और एग्जांपल की, जैसे अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट, कि हम किसी भी पॉइंट से क्या, किसी भी पॉइंट से कितना भी बड़ा या मैं बोलूं किसी भी रेडियस का क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। यस या नो, किसी भी एक पॉइंट से आप कितना भी बड़ा या कितने भी छोटे रेडियस का क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। यस या नो, यानी एक पॉइंट से आप कितनी भी बड़ी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देखा जाए तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका ज्योमेट्री से कोई स्पेसिफिक लिंक है क्या, कि यानी ये टर्म है तो ये कंडीशन होगी होगी, नहीं ना। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम्स की। तो बेसिकली थ्योरम्स भी मेरे पास में एक स्टेटमेंट ही है, बट ये वो स्टेटमेंट है जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। यानी कि एक ऐसे ट्रू स्टेटमेंट जिन्हें क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, तो उन्हें हमने क्या कहा, या मैं बोलूं उस टर्म को हमने क्या डिफाइन किया, थ्योरम। यस या नो, फॉर एन एग्जांपल एंगल सम प्रॉपर्टी, या मैं कह सकता हूं एंगल सम थ्योरम क्या कहती है, कि सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर तीन इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इनका सम हमेशा क्या होगा, इनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। यस या नो, ये थ्योरम हमने क्लास 8 में पढ़ी थी। क्लियर है, यानी बेसिकली थ्योरम क्या है, थ्योरम भी ट्रू स्टेटमेंट ही है, बट क्या है, इन्हें हमें प्रूव करना होता है। अगर देखा जाए तो हमने तीन टर्म्स के बारे में बात करी, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम की। तो देखा जाए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये भी क्या है, एक तरह का ट्रू स्टेटमेंट ही है। यस या नो, बट यहां पे क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, स्पेसिफिकली लिंक है, क्या है, स्पेसिफिकली लिंक है, किससे लिंक है, बोला सर ये स्पेसिफिकली लिंक है ज्योमेट्री से। बट हमारे पास एक्सियम्स हैं, ये स्पेसिफिकली लिंक नहीं है ज्योमेट्री से। और जो थ्योरम्स हैं बेसिकली ये क्या है, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, ये या मैं कह सकता हूं ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं, यानी हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो हम अब अगर बात करें, तो आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमने एक्सियम्स की बात कर ली, पोस्टुलेट्स की बात कर ली, और थ्योरम टर्म्स को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। आगे चलते हैं अब यूक्लिड के एक्सियम पे। अब यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स खुद की दी थी, या मैं ये कह सकता हूं यूक्लिड ने हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो उन्होंने ट्रू कंसीडर किए थे, या उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल ट्रूथ कहा था उन्हें। क्या, कि कोई ऐसी चीज, या मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अगर किसी दूसरी टर्म के इक्वल है और वो टर्म किसी और टर्म के इक्वल है, यानी इक्वल टर्म्स आपस में क्या रहेंगी, सारी की सारी कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यस या नो, फॉर एन एग्जांपल अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो देखा जाए ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, आपस में इक्वल ही होंगे। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा था, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कोई भी दो चीजें अगर एक सेम चीज के इक्वल आए, जैसे देखो ए किसके इक्वल था, बी के, सेम बी किसके इक्वल था, सी के, तो अगर देखा जाए ए भी बी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो देखो ए और बी के अंदर दोनों में कॉमन टर्म या मैं बोलूँ सेम थिंग कौन है, बोला सर बी, बी दोनों में सेम है, और देखो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए बी या मैं बोल सकता हूँ ए और सी भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, क्या एग्जाम्पल समझ में आया, आगे चलते हैं। उन्होंने सेकंड एग्जाम क्या कहा था, कि देखो बेसिकली उनका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम के बेसिकली क्या डिफाइन करता है, मान लो आपके पास में दो टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म ए टर्म बी, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो जब भी कोई दो इक्वल टर्म्स के रेफरेंस में आप सेम
टर्म या मैं बोलूँ सेम तरीके से क्या कर दो, आप ऑपरेट करते हो किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को, तो हमारे पास में जो भी ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा, वो कैसा रहेगा? वो भी इक्वल रहेगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर देखो ए और बी आपस में दोनों कैसे थे? इक्वल थे। अगर मैं बी में क्या कर दूं, सेम कोई नंबर ऐड कर दूं, लाइक मैंने कहा बी में 5 ऐड कर दिया और मैंने ए में भी 5 ऐड कर दिया, तो देखो दो इक्वल टर्म थी, उन दोनों में मैंने क्या करा? सेम टर्म को क्या करा? ऐड किया। यानी देखो सेम चेंज किया मैंने। यानी कभी भी दो इक्वल टर्म के बीच में आप सेम चेंज को क्या करते हो? ऑपरेट करते हो, तो आफ्टर जो रिजल्ट आता है वो दोनों रिजल्ट भी आपस में कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपके पास में 10 रुपए हैं, आपके दो हाथ हैं, है ना, और दोनों हाथ में 10 रुपए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो अभी आपके दोनों हाथों में क्या है? ये आपके पास में लेफ्ट हैंड है, ये आपके पास में राइट हैंड है, तो देखा जाए दोनों हाथों में सेम अमाउंट ऑफ मनी है, यस या नो। अब अगर देखो मैं आपके लेफ्ट हैंड में 5 रुपए दे दूं और राइट हैंड में भी 5 रुपए दे दूं, तो बताओ क्या होगा? बोला सर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में आपने सेम चेंज किया, आपने दोनों हाथों में 5-5 रुपए दिए। तो जैसे ही आपने 5-5 रुपए दिए, तो लेफ्ट में 15 हो गए, राइट में भी 15 हो गए। क्या अभी भी आपके दोनों हैंड में इक्वल अमाउंट है? बोला सर हाँ, अभी भी दोनों हाथों में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है। सेम चीज अगर देखा जाए, अभी मैं आपके है ना लेफ्ट हैंड से 5 रुपए ले लूं, हाँ मैं 5 रुपए ले रहा हूं, मैंने आपके राइट हैंड से भी 5 रुपए ले लिए, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने लेफ्ट हैंड से भी 5 रुपए ले लिए, राइट हैंड से भी 5 रुपए ले लिए, तो लेने के बाद कितने रुपए हो गए? बोला सर मेरे पास 10 रुपए थे, आपने 5 ले लिए लेफ्ट हैंड से, तो अब लेफ्ट हैंड में 5 बचे। राइट हैंड से भी आपने क्या करा? सेम चेंज किया, 5 ले लिए, तो अभी मेरे पास में राइट हैंड में भी 5 रुपए बचे। तो देखा जाए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है अभी भी? बोला हाँ सर, लेफ्ट और राइट हैंड में अभी भी इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है। तो देखा जाए मैंने क्या किया, जब लेफ्ट हैंड में सेम और राइट हैंड में, या मैं बोलूँ जब दोनों टर्म्स में सेम अमाउंट ऑफ मनी थी और मैंने सेम अमाउंट ऑफ चेंज दोनों में किया, तो मेरे पास में रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं रहा। यानी रिजल्ट आने के बाद भी दोनों का रिजल्ट कैसा था? इक्वल ही था। देखो 10 में 5 ऐड किया, 10 में 5 ऐड किया दोनों हैंड में, 15-15 इक्वल है। सेम कंसीडर हम कर सकते हैं, मान लो मैंने आपके लेफ्ट हैंड में जितना भी मनी था उसका डबल कर दिया हो, यानी देखो सर 2 का डबल करोगे तो होगा अमाउंट 20। सेम चीज अगर राइट हैंड में भी मैंने डबल कर दिया होगा तो कितना होगा? बोला सर जैसे ही आप डबल करोगे इधर भी हो जाएगा 20। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, तब भी देखो सेम टर्म का मैंने बोथ साइड, यानी देखा जाए इक्विवेलेंस के अंदर अगर दो टर्म्स हैं और उनके रेफरेंस में मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, दोनों साइड में सेम तरीके से देखो, मैंने a+5 किया, b+5 किया, तब भी इक्वल है। मैं a-5 करूं, b-5 करूं, तब भी इक्वल है। मैंने a टाइम्स ऑफ 2 किया और मैंने 2 टाइम्स ऑफ b, यानी देखो दोनों केस के अंदर मैंने क्या करा, a और b को, अगर a और b आपस में इक्वल हैं और मैं उन दोनों के, मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड टर्म और राइट हैंड साइड टर्म के अंदर सेम ऑपरेशन या सेम टर्म्स को ऑपरेट करता हूं, तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। यस या नो? तो यही हमने क्या कहा था, या मैं कह सकता हूं यही एग्जाम्स किसने एक्सप्लेन किए थे? यूक्लिड ने। क्या कहा था? यूक्लिड का सेकंड एग्जाम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर आल्सो इक्वल। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में दो टर्म्स हैं, ए एंड ए डैश, यस या नो? ए एंड ए डैश। अब अगर देखा जाए मैं इनके अंदर क्या कर दूं, सेम अमाउंट के अंदर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या रहेगा? क्या अमाउंट इक्वल रहेगा? बोला हाँ सर, तब भी अमाउंट इक्वल रहेगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी कोई भी दो टर्म्स कैसी हैं? इक्वल हैं, तो अगर मैं उनके अंदर क्या कर दूं, सेम चेंज कर दूं, यानी ए में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं और बी में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना अभी भी, तब भी ये दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। यस या नो? यानी देखा जाए तो हमने क्या कंसिडर किया कि कोई भी दो टर्म इक्वल है और आप सेम कैटेगरी का चेंज क्या करते हो, परफॉर्म करते हो दोनों साइड में, तब जो भी आपके पास में रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? इक्वल आएगा। यस या नो? इन्होंने थर्ड एग्जाम में क्या कहा, जब क्या कहा मैंने, या मैं कह सकता हूं उन्होंने इक्विवेलेंट ने थर्ड एग्जाम में कहा अगर इक्वल टर्म्स में सेम टर्म क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दोनों साइड से, तो भी रिजल्ट कैसा रहता है? इक्वल ही रहता है। यस या नो? आगे चलते हैं, फोर्थ एग्जाम में क्या है, दैट द थिंग्स दैट कोइंसाइड राइट विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। बेसिकली उन्होंने कहा कि देखो कोई भी चीज एक के ऊपर एक आती है, ठीक है, कोई भी चीज है एक के ऊपर एक आ गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अभी नोटिस कर पाओ, मेरा ये हैंड है, हैंड पे हैंड आ गया,
तो अगर देख सकते हो, यानी देखा जाए तो देखो एक के ऊपर एक है बट आप दूसरी चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। यानी इसने कंप्लीटली इसको क्या कर दिया, मैंने ओवरलैप कर दिया। अभी देखा जाए तो जब इस केस में हमारे पास में कोई भी चीज़ आती है, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसी हैं? अगर मैं किसी दूसरी चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो दोनों चीज़ें कैसी हैं? इक्वल हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई 2 ट्रायंगल हैं और वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखा जाए जैसे ही वो ओवरलैप कर जाएँगे, आप बता सकते हो कि एक के ऊपर एक है? नहीं? तो वही यहाँ पे कांसेप्ट आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब फिफ्थ क्या है? दैट होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। यानी देखा जाए, मान लेते हैं आपके पास में एक चॉकलेट है। यस या नो? अब चॉकलेट में कुछ पीसेस होते हैं। तो मान लो आपके पास एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट का पीस है। तो पूरी चॉकलेट और एक चॉकलेट के पीस में से मान लो मैं आपको आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक आप पूरी चॉकलेट लो या आप एक चॉकलेट का पीस लो। अब कौन-सा पीस लोगे? बोला सर मैं तो पूरी चॉकलेट लूँगी। है ना? अगर देखा जाए आपने पूरी चॉकलेट क्यों ली? बेसिकली आपने पूरी चॉकलेट इसलिए ली क्योंकि पूरी चॉकलेट क्या है, बड़ी है रेफरेंस टू एक पीस के। यस या नो? यानी देखा जाए तो सर पूरी चॉकलेट का केवल एक छोटा-सा हिस्सा, एक छोटा-सा पार्ट ही तो है पीस। यस या नो? तो देखा जाए पूरी चॉकलेट का एक छोटा-सा पीस है ये मेरे पास में। यानी पीस हमेशा क्या होगा, पूरी चॉकलेट से छोटा ही होगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? यानी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। और ये स्टेटमेंट क्या है, मेरे पास में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये हर जगह लागू होता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो या कोई भी स्टडी कर लो, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हर जगह एप्लीकेबल है। यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, मेरे पास में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे चलते हैं। सिक्स्थ, द ट्वाइस ऑफ द सेम थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू। अब सेम लॉजिक है, दो टर्म्स आपस में इक्वल हैं, ट्वाइस कर रहे हो उनका मतलब 2 से मल्टीपल कर रहे हो। तो अगर आपने क्या है, 2 इक्वल टर्म में सेम चीज़ ऑपरेट की है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? बोला सर रिजल्ट जो भी आएगा वो भी इक्वल ही होगा। ऐसे या नो? यही तो इन्होंने कहा। 6th पोस्टुलेट समझ में आया? आगे चलते हैं। हाफ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यानी देखा जाए जब 2 टर्म्स कैसी हैं? इक्वल हैं, आप उनका हाफ कर रहे हो यानी 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो देखा जाए आप सेम टर्म का क्या कर रहे हो, या मैं बोलूँ 2 इक्वल टर्म्स हैं, उनमें सेम चेंज कर रहे हो। आप दोनों टर्म्स का क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो भी जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा? इक्वल ही आएगा। यस या नो? ये हमने अभी देखा था कि कोई भी 2 इक्वल टर्म्स हैं, उनके बीच में अगर क्या करा जाए, सेम चेंज ऑपरेट किया जाए, तो रिजल्ट भी कैसा रहेगा? इक्वल ही होता है। क्लियर है? क्या ये 7 एक्सियम्स आपको समझ में आए? ठीक है, आगे चलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में हमने क्या जाना? हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में जाना, हमने यूक्लिड की कुछ डेफिनिशंस के बारे में डिस्कस किया, हमने यूक्लिड के कुछ अजम्पशंस के बारे में भी जाना। तो अगर मैं होप कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन हो जाएँ। तो मेरे पास में पहला क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट। ये केवल एक पॉइंट है, तो बता सकते हो एक पॉइंट कितने डायमेंशन का स्ट्रक्चर होता है? बोला सर हमें पता है एक पॉइंट, सिंस पॉइंट के पास ना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ना वर्टिकल, ना हमारे पास में जेड एक्सिस में कोई डिस्टेंस होती है। तो देखा जाए पॉइंट मेरे पास में ना तो 1 डायमेंशन है, ना 2 डायमेंशन है, ना 3 डायमेंशन है। तो पॉइंट कितने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होगा? बोला सर 0 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ प्रूफ। तो यहाँ पे मेरे पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखा जाए डेफिनेशन में प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पोस्टुलेट में नहीं होती, एक्सियम में नहीं होती। ऑप्शन क्या है करेक्ट? बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पूरे पार्ट के अंदर हमने यूक्लिड की बेसिक डेफिनेशंस को, बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझा। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।